हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक इंडियन पॉलिटी बैच 1। तो ये हमारी पॉलिटी बैच की 8th क्लास है। ठीक है। और अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी में संविधान के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। ठीक है। संविधान को का निर्माण किस प्रकार हुआ और संविधान के विभिन्न सोर्सेस क्या क्या है, ये हमने लास्ट की 7th और 6th क्लास में हमने इसको कवर कर लिया था। ठीक है। चलिए, तो आज सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो संविधान की विशेषताओं की बात करें तो जो सबसे बड़ी विशेषता है पहली, वो ये है कि भारत का जो संविधान है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान और लिखित संविधान। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, या तो रिटन होगा, रिटन फॉर्म में होगा, लिखित फॉर्म में होगा, या फिर वो अनरिटन फॉर्म में होगा, है ना। अगर अनरिटन फॉर्म की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि यूके ब्रिटेन का जो संविधान है ना, वो कैसा है, अनरिटन फॉर्म में है। और यूएसए की बात करें तो वो किस फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है। ये कुछ उदाहरण है। ठीक है। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है, लिखित भी है, और उसी के साथ साथ ये क्या है, सबसे बड़ा संविधान भी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। ठीक है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, तो जो वर्ल्ड का जो सबसे पहला लिखित संविधान था वो था आपका अमेरिका का। ठीक है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है यूएसए का। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का, या फिर हम बोल सकते हैं अमेरिका का। बट याद रखिएगा, ये क्या होता है, कोडिफाइड है। कोडिफाइड मतलब इसमें संहिता दी गई है। ठीक है। कोड्स के द्वारा इसको लिखा गया है। बट अगर हम ये बोलें कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो कि नॉन कोडिफाइड फॉर्म में था, ठीक है, वो था आपका मोनाको का। विश्व का सबसे पुराना, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन कोडिफाइड, मतलब यहाँ पे कोडिफाइड नहीं किया गया था रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है। सबसे पुराना लिखित संविधान है मोनाको का। ठीक है। सॉरी, मोनाको का नहीं है, ये है आपका सैन मरीनो का। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जो विश्व का सबसे पुराना संविधान है वो है हमारा सैन मरीनो। सैन मरीनो, जो मरीनो, ठीक है, ये सन 1600 में के आसपास लागू किया गया था। ठीक है। और जो अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। ठीक है। एक और फैक्ट यहाँ पे आता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो भारत का है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का है। ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। ठीक है। याद रखिएगा, ये सबसे छोटा भी है ना, और इसके साथ साथ ये क्या है, आपका लिखित भी है। तो अभी जो हम तीनों बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो फैक्ट है, ये किसके लिए है, लिखित के लिए है। ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, सबसे पहला लिखित संविधान जो कोडिफाइड फॉर्म में है वो यूएसए का है, सबसे पुराना लिखित नॉन कोडिफाइड लिखित संविधान है आपका सैन मरीनो का, और सबसे छोटा लिखित संविधान है आपका मोनाको का। ठीक है।
अब भारत की बात करते हैं। ये जो कुछ फैक्ट थे जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से भारत की। तो आपको पता है कि जो हमारा, हम क्यों कहेंगे इसको कि ये सर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मूल संविधान लगभग 1949 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मूल संविधान में उस समय एक हमारे पास प्रस्तावना थी संविधान में, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, ठीक है, 22 पार्ट्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं 22 भाग थे इस संविधान के, ठीक है, और 8 इसमें क्या थी, अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ थी इसमें 8, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स, ठीक है, मूल संविधान में। और अगर वर्तमान की बात करें, ठीक है भाई, अब याद रखिएगा ये क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा ये चेंज होता रहता है, क्योंकि आर्टिकल्स की संख्या बढ़ती घटती रहेगी, ठीक है। तो आर्टिकल्स की संख्या का आप थोड़ा सा इसको अपडेट रखेंगे। तो वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, मतलब एक हमारे पास क्या है, प्रियम्बल है, ठीक है। अगला जो लेक्चर है वो प्रस्तावना पर ही होगा, ठीक है, तो उसको ढंग से समझेंगे वहाँ पर, ठीक। आर्टिकल्स की संख्या देखें तो अभी हमारे संविधान में 470 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 470 आर्टिकल्स है, और हमारा संविधान 25 भागों में क्या है, डिवाइडेड है, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और शेड्यूल्स या फिर अनुसूचियाँ जो हैं हमारे वर्तमान में, वो हैं 12 अनुसूचियाँ, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और अभी तक वर्तमान में संविधान में 104 बार संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। मतलब जो अभी लेटेस्ट संशोधन हुआ है वो 104th अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, जो कि 25 जनवरी सन 2020 को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारा संविधान इतना बड़ा और लिखित क्यों है, ठीक है। तो आप देख रहेंगे कि जो संविधान का साइज़ है ना, वो हमारा मूल संविधान से काफ़ी चेंज हो चुका है। और इस चेंज होने का कारण क्या है, हमने समय समय पर संविधान में संशोधन किए हैं। और पिछली क्लास से अगर मैं एक और प्रश्न पूछूं तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि संशोधन का जो प्रावधान है ना, वो हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान कैसे बना। तो इसके जो कारण है, तो याद रखिएगा बेटा, पहली चीज़ तो है कि जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है भाई, जियोग्राफिकल या भौगोलिक फैक्टर्स, ठीक है। भौगोलिक कारण है, आपको पता है कि भारत में काफ़ी सारी भौगोलिक कह सकते हैं कि डाइवर्सिटीज़ है ना। और हिस्टोरिकल फैक्टर भी है, ऐतिहासिक कारण भी है। हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारा संविधान क्या है, काफ़ी बड़े स्तर पर क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी सब कुछ हमने यहाँ से लिया है। तो भारत सरकार अधिनियम ऑलरेडी ही काफ़ी बड़ा बल्कि नेचर का था, ठीक है भाई, काफ़ी बड़ा साइज़ का था। तो उसको, उसका हमने काफ़ी मेजर हिस्सा जो है अपने संविधान में अडॉप्ट किया, इस कारण से भी हमारा संविधान बड़ा हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि भारत के संविधान में देखा जाए तो केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान लागू है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में केंद्र का संविधान अलग है, और जो उसके अंदर है ना, लगभग शायद 52 जो स्टेट्स है, ठीक है, तो वहाँ उनका संविधान क्या है, अलग है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान का प्रावधान है, तो इस कारण भी ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर कई लोगों का मानना ये है कि जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, है ना, संविधान सभा में तो जितने
संविधान सभा में जो आप देखेंगे, संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, वो जनरली क्या थे, सारे के सारे वकील थे, है ना, एडवोकेट थे, जज थे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है संविधान जो है हमारा काफ़ी बड़ा बन गया, ठीक है। वकीलों ने, एडवोकेट्स ने इस संविधान को बनाया है, तो इनकी डोमिनेंस थी हमारे संविधान में, तो इसी वजह से इन्होंने हर पहलू को जो है कह सकते हैं कि हर पहलू को सोचते हुए संविधान की रचना की है, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे इसके कुछ कारण। तो चलिए, आपको इतना समझ आया होगा, अब चलते हैं सेकंड फीचर की ओर, ठीक है। सेकंड फीचर की बात करें तो सेकंड फीचर या दूसरी विशेषता ये है कि संविधान जो है वो विभिन्न स्रोतों से बनाया गया है, विभिन्न स्रोत से बनाया गया है। यह तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमने अलग अलग देशों से अलग अलग फीचर्स को अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो संविधान है वो आपने पिछली क्लास में वो सब डिटेल नोट्स कर ली होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि हमारा जो संविधान है उसके कुछ प्रमुख हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा है इसका फिलोसफिकल पार्ट। फिलोसफिकल पार्ट मतलब जो दर्शन के बारे में बात करता है, संविधान के दर्शन के बारे में बात करता है। तो फिलोसफिकल पार्ट में आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आ जाते हैं, है ना। डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो ये कहाँ कहाँ से है आपको पता है, ये सारा कहाँ से है, अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है ना। इस प्रकार से ही तो लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से फंडामेंटल फिलोसफिकल जो है हिस्सा है वो इंक्लूड किया है। फिर संविधान का एक और हिस्सा है जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्ट भी है इसका, है ना, या राजनीतिक पहलू भी है हमारे संविधान का। राजनीतिक पहलू में हम आप देखेंगे कि जो कैबिनेट गवर्नमेंट है हमारी, है ना, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और साथ साथ आपको कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, है ना, और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका का मतलब हुआ आपका लेजिस्लेटिव, है ना। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के जो रिलेशन से संबंध है उनके बारे में हमको पॉलिटिकल पार्ट के बारे की जानकारी होती है, ठीक है। दो चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है संविधान बहुत अनेक सोर्सेज से लिया गया, तो इसीलिए ये काफ़ी विस्तार रूप इसने लिया है अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण है। अब ये क्यों कहा गया कि भाई जो हमारा संविधान है वो रिजिड भी है और साथ साथ क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर का भी है। इसको समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो याद रखिए हमारे संविधान में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है वो है हमारा अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स या फिर कह सकते हैं संशोधन की व्यवस्था। संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है ना, उसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान रिजिड भी है, कठोर भी है और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। अब देखिए संविधान रिजिड क्यों है, पहले इसको समझते हैं, या कठोर क्यों है हमारा संविधान, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ मामलों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो क्या है, काफ़ी जटिल है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नेचर की है, ठीक है। कारण क्या है
तो जो प्रावधान है जहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है काफ़ी जटिल है, वहाँ पे हमको क्या चाहिए, स्पेशल प्रोसीजर्स चाहिए, है ना। एक कह सकते हैं कि वहाँ पे हमको जो प्रक्रिया है वहाँ पे हमको स्पेशल बहुमत की ज़रूरत है ना भाई। तो इस वजह से यहाँ पे ये संविधान हमारा कठोर कहा जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, संविधान जो है हमारा फ्लेक्सिबल नेचर शो करता है। तो वहाँ पे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कैसी है, सिंपल है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो साधारण बहुमत पे भी क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, है ना। और काफ़ी सारे जो है वो विशेष बहुमत से पास होते हैं, ठीक है। तो संशोधन की प्रक्रिया को अगर देखते हैं तो जहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया जटिल है तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान कठोर है। और जहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया क्या है, साधारण है या सरल है, ठीक है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि संविधान हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आप एक अगली लेयर ये समझ सकते हैं कि भाई जहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया जटिल है तो इसका मतलब वहाँ पे हमको विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा, है ना। और जहाँ पे हमारे संविधान फ्लेक्सिबल नेचर शो कर रहा है वहाँ पे हम साधारण बहुमत से भी किसी बिल को पास करा सकते हैं, ठीक है, या संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको भी लिख लेते हैं, विशेष बहुमत और यहाँ पे आ जाएगा आपका साधारण बहुमत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। विशेष बहुमत को आप इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, और साधारण बहुमत को हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, हमारा जो संविधान है ना, उसका स्वरूप कैसा है, एक संघात्मक है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं, पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है ना, वो संघात्मक, संघात्मक और यूनिटरी का मतलब हुआ एकात्मक, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का एक मिश्रण है, व्यवस्था का एक मिश्रण है, ठीक है। इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि देखिए संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यूएसए से, और एकात्मक व्यवस्था ली गई है आपका ब्रिटेन से, है ना। बट जो हमारा संविधान है वो इन दोनों का एक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका जो स्वरूप है ना, वो कैसा है, संघात्मक है, मतलब यूएसए से प्रभावित है, ठीक है। परंतु संविधान की जो आत्मा है वो क्या है, एकात्मक ही है, ठीक है। इसीलिए हमारे भारत के संविधान में जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ना ही फेडरल शब्द यूज़ किया गया है, ना ही यूनिटरी शब्द यूज़ किया गया है, उसके एक मिक्सचर का शब्द यूज़ किया गया है जिसको कहा गया है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको हम कहते हैं संघ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अगर संविधान की बात करें तो संविधान में हमारे जो शब्द यूज़ किए गए हैं, तो फेडरल जो है, फेडरल के लिए यहाँ पे संघ यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे फेडरल के लिए संविधान में परिसंघ यूज़ किया गया है, ठीक है। यूनिटरी के लिए, यूनिटरी के लिए संविधान में एकात्मक रूप शब्द यूज़ किया गया है ना। और यूनियन के लिए हमारे संविधान में एक संघ का नाम या संघ शब्द को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि हमारे देश का संविधान कैसा है, तो हम बोलेंगे कि हमारे देश में यूनियन ऑफ स्टेट लागू है, ठीक है। जो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है, ना फेडरल है ना यूनिटरी है, सिर्फ क्या है, यूनियन है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो भारत में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि भारत क्या है, भारत एक क्या है, रिपब्लिक कंट्री है ना। रिपब्लिक मतलब भारत क्या है, एक गणराज्य है। ठीक है, बट आपको पता है कि सर रिपब्लिक का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, है ना। रिपब्लिक का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, और ये व्यवस्था कहाँ है, ये व्यवस्था यूएसए में है। ठीक है, भारत भी एक रिपब्लिक है। ठीक है, बट जो भारत का जो राष्ट्रपति है ना, या बोल सकते हैं जो इंडियन प्रेसिडेंट है या भारतीय राष्ट्रपति है, भारतीय राष्ट्रपति जो है वो क्या है, वो केवल एग्जीक्यूटिव या फिर बोल सकते हैं कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंडिया में। ठीक है, अब कार्य तो करता है हमारे देश में प्रेसिडेंट, ठीक है, बट जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद मतलब कैबिनेट की सहायता से क्या करता है, कार्य करता है। तो भारतीय राष्ट्रपति भारत में कैबिनेट की सहायता से, कैबिनेट की सहायता या परामर्श, है ना, ये बोल सकते हैं परामर्श से कार्य करता है। तो इसी वजह से भारत में हम कह सकते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री शासन है ना। जो शासन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, संसद के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जबकि यूएसए में देखें तो पूरा शासन किसके हाथ में है, वहाँ के राष्ट्रपति के हाथ में। और भारत में देखें तो भारत में जो शासन है ना, वो किसके हाथ में है, संसद के हाथ में। इवन अगर इसके विपरीत भारत भले ही एक राष्ट्र रिपब्लिक देश है ना, बट यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो केवल क्या है, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख है, और वो कैबिनेट की सहायता से या उसकी परामर्श के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं हमारे संविधान की विशेषता। नेक्स्ट है संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के में संबंध। ठीक है, संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में संबंध। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी। ठीक है, प्रभुता का मतलब है सोवर्जिनिटी। ठीक है, और न्यायिक सर्वोच्चता मतलब जुडिशियल सुपरमेसी, जुडिशियल सुपरमेसी। ठीक है, तो ये भारत की जो सोवर्निटी है और जुडिशियल सुपरमेसी है, इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, देखिए अब अगर हम संसदीय प्रभुता की बात करें, मतलब जो संसद है ना, पार्लियामेंट ही क्या है, एक सोवरियन बॉडी है, प्रभुत्व है इसका, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ये फीचर कहाँ का है, ये फीचर है आपका ब्रिटेन का या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और जुडिशियल सुपरमेसी की जो न्यायपालिका है वही क्या होगी, भारत में सर्वोच्च होगी। ये फीचर कहाँ का है आपका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो भारत में एक ही व्यवस्था नहीं है, इन दोनों का एक मिक्सचर यूज किया गया है ना, इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, देखिए अब ये समझते हैं कि ब्रिटेन में
ऐसी कंडीशन क्यों है कि ब्रिटेन में संसद को प्रभुत्व माना गया है, मतलब संसद ही क्या है, सर्वोच्च है वहाँ पे। ठीक है, कारण ये है इसका, ब्रिटेन में कारण क्या है कि वहाँ पर क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है ना। और अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है भाई, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बट भारत में इन दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध है। ठीक है, भारत में क्या है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। भारत में ये कह सकते हैं कि भारत में मध्य मार्ग अपनाया गया है, भारत में मध्य मार्ग अपनाया गया है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि भारत में संसदीय प्रभुता तो है, बट उसके साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों, ठीक है भाई, ये जो सोवर्जिनिटी है और जुडिशियल सुपरमेसी है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च। ठीक है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, सर्वोच्च हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो अगर हम देखें कि ब्रिटेन में क्या लागू होता है बेटा, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की अगर बात करें, सॉरी अमेरिका की अगर बात करें, तो आपको पता है अमेरिका में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस्टेब्लिश्ड है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब कि विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार वहाँ पे न्यायपालिका कार्य करती है। मैंने आपको बताया था कि अगर जज ये समझता है कि जज यहाँ पे सही और गलत का फैसला लेगा, और अगर उसको सही बात पर पहुँचने के लिए संविधान को अगर उसको बाईपास भी करना पड़े, तो जज क्या करेगा, उसको कर लेगा। बट भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू नहीं है। ठीक है, भारत में क्या लागू है, भारत में लागू है, हमने कल की क्लास में भी इस पर डिस्कस किया था, भारत में क्या लागू है, भारत में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर established बाय लॉ भारत में। ठीक है, मतलब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो जज कभी अगर डिसीजन लेगा, है ना, तो वो सही गलत के बेस पर नहीं लेगा, वो संविधान के आधार पर क्या करेगा, डिसीजंस को लेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अब क्या क्या संबंध है, ये तो आप समझ गए कि सर सोवर्जिनिटी क्या है ना। ब्रिटेन में कैसे है सोवर्जिनिटी, मतलब पार्लियामेंट जो है वो प्रभुत्व है, और अमेरिका में कैसे है, और भारत में क्या व्यवस्था है, वो मैंने यहाँ पर इस बॉक्स में समझा दिया कि भारत में ये व्यवस्था है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इनके बीच का संबंध क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, यह सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो संसद द्वारा पारित, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित किसी भी किसी भी कानून को, किसी भी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर, या फिर कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या संविधान के उल्लंघन करने वाला बताकर, है ना, रद्द कर सकता है, या संसद के अधिकार से बाहर कर सकता है, संसद के अधिकार से बाहर कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है ना।
तो यही क्या है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है कि वो उसको क्या बोल दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे या फिर संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित कर दे। और ऐसे करने से वो संसद के उस कानून को संसद के कानून से के अधिकार से बाहर कर सकता है और या फिर उसको अवैध भी डिक्लेयर कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, यही है। ठीक है, अब कारण क्या है कि इसके अपोजिट में संसद के पास क्या अधिकार है। तो संसद कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ, याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि संसद आसानी से कर सकती है, कुछ प्रतिबंध हैं। ठीक है, तो संसद कुछ प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए उस कानून को अपने अधिकार से बाहर कर लिया तो संसद कुछ प्रतिबंधों के साथ, है ना, के अधीन रहकर संविधान के अधिकांश भागों में क्या कर सकती है, अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकती है ताकि जिससे कि लोगों का जो है मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके, है ना, भागों में संशोधन कर सकती है। तो ये क्या होगा, ये एक रिलेशन बन गया कि भाई कभी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च बन सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके किसी भी कानून को, है ना, जिसको हम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और उसके विपरीत संसद भी क्या कर सकती है, कुछ प्रतिबंधों के अधीन रहकर संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। जो अगली फीचर है हमारे संविधान का, देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है सेवंथ, वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कहने का मतलब एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो भारत में जो न्यायपालिका है ना, वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, मतलब एकीकृत है। ठीक है, और साथ साथ क्या है, स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी हमारे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो इसके बारे में अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेटेड क्या मतलब समझें कि भारत में न्यायपालिका कैसे इंटीग्रेटेड है, तो आप सभी को पता है कि सबसे ऊपर हायरकी में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय है ना। और इसके अंडर में क्या आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, जिनको हम उच्च न्यायालय कहते हैं। और इसके अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट आ सकते हैं, जो जैसे कि आपके हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तर पर, है ना, जिला स्तर पर कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाता है तो केंद्र के स्तर पर उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की हो गई, है ना। राज्यों के स्तर पर उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, हाई कोर्ट की है। और जिला स्तर पर उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को है। तो ये जो हमने सिस्टम बनाया है ये शो करता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड रूप में काम करती है, एकीकृत रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए कुछ, ये तो केंद्र का नियम था, अगर राज्य भी कोई कानून बनाता है ना, तो वो कानून भी क्या होगा, प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ही कह सकते हैं कि उसके अधीन रहते हुए या उसकी गार्जियनशिप में जो है उस कानून का को लागू किया जा सकता है। ठीक है,
अब अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में आप देखेंगे कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर जो सेंट्रल कोर्ट है ना, वो सिर्फ सेंटर का कानून बनाएगा यूएसए में, ठीक है। और स्टेट कोर्ट जो होगा वो सिर्फ किसके लिए कानून बनाएगा, स्टेट के लिए ही कानून बनाएगा, राज्य के लिए ही कानून बनाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि हमारी जो, इतना तो हम समझ गए, ठीक है। अब ये समझते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है ना, वो किस, सॉरी, हमारी जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैसे है, देखिए, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। भारत में, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है अपील के लिए, है ना भाई, सर्वोच्च है किसके लिए, अपील के लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में काम काम करता है ना, मौलिक अधिकारों के या मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इट इज़ अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का भी क्या है, संरक्षण है, संरक्षक है, ठीक है। संविधान का संरक्षक या कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्या है, गार्जियन है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दे रखी है, तो वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, ठीक है। अब स्वतंत्र रहे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो स्वतंत्र स्वतंत्र तरीके से कार्य भी कर सके, तो उसके लिए हमारे, आपको पता है कि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, जज के कार्यकाल, जज का जो कार्यकाल है वो क्या है, सिक्योर रहता है, उसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जो जज की जो सर्विस की कंडीशंस हैं, है ना, जज की कह सकते हैं सेवा में जो कंडीशंस उसको दी जाती हैं वो क्या है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। जज की सर्विस कंडीशंस, किस कंडीशन में जज काम करेगा, वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी कंडीशंस को चेंज किया जाए ताकि उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर जितने भी खर्चे हैं, है ना, जज के द्वारा या जज के जो वेतन है ना, एक्सपेंसेस हैं, वो कहाँ से दिए जा सकते हैं, खर्चे जो जजों के हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत भी नहीं है कि उनको क्या होगा, पैसों की कोई परेशानी हो सके, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहाँ से दिए जाते हैं, ठीक है। और जो जज हैं वो क्या कर सकते हैं, आगे चलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, उस पर कोई बैन नहीं है, ठीक है। जज चाहे तो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि कोई जज कोई डिसीजन लेता है लेजिस्लेचर में, ठीक है भाई, कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन पर कोई आगे चर्चा नहीं की जा सकती। इस कारण भी क्या है, जज अपना स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो उसके जज के डिसीजन को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जो न्यायपालिका है वो हमारी कार्यपालिका से क्या है, ऑलरेडी ही अलग काम करती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से भारत में काम करती है और एकीकृत रूप से भी भारत में काम करती है, ठीक है। चलिए, अब कुछ छोटी छोटी विशेषताएं भी समझ लेते हैं कि भाई हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का भी प्रावधान है, मौलिक अधिकारों का भी क्या है, प्रावधान है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ठीक है। हमारे एक्चुअली क्या है बेटा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना, वो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक क्या है, फीचर है हमारा,
ठीक है। आगे देखेंगे डेमोक्रेसी कितने प्रकार की है ना। तो डेमोक्रेसी का जो मेन है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स का होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर आपको पता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है। अब देखिए डीपीएसपी किसके लिए है, एक तरीके से निर्देश हैं किसके लिए, राज्यों के लिए, बाध्यकारी तो नहीं है बट निर्देश हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके लिए निर्देश है, जो हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, है ना, तो यहाँ की जनता है उसके लिए ये जनता के लिए क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। फिर आपको पता है कि हमारे संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी है। तो जो भी व्यक्ति 18 साल से, है ना, ऊपर का है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसके ऊपर उसके पास मताधिकार मिल जाता है, वो वोट दे सकता है ना। इसको हम हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। अगला फीचर है कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है ना। और आपको पता है कि हमारे देश में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली बहुत सारी बॉडीज़ हैं, जैसे कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है ना, इलेक्शन कमीशन। आप देखेंगे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी क्या करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है ना। सीएजी के साथ साथ आप देखेंगे यूपीएससी जो है ना, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और स्टेट पीसीएस है ना, स्टेट पीएससी बोल सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर सकते हैं, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से क्या कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। ये भी एक हमारे संविधान का इम्पोर्टेंट फीचर है। और लास्ट आपको पता है कि हमारे देश में आपातकालीन प्रावधान भी है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी जब फंडामेंटल राइट्स आएगा वहाँ पे देखेंगे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली आपातकालीन स्थिति में हमसे छीन ली जाती हैं, बट कुछ राइट्स हमारे पास रहती है। तो हमारे देश में आपातकालीन शक्तियाँ भी है ना, या संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ या प्रावधान का भी है। तो इसी वजह से हमारा संविधान जो है वो ये इम्पोर्टेंट फीचर्स को कवर करता है। ठीक है। तो लगभग हमने 15, ये जो लास्ट की हैं ये तो छोटी छोटी है तो इसको मैंने एक ही साथ कर दिया। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। चलिए अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में। पहली बात तो ये है कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास जो कि होगी क्लास 9, ठीक है, उसका जो टॉपिक है वो है प्रीएम्बल। ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, प्रस्तावना से। ठीक है। और प्रीएम्बल के बाद मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में आपसे डिस्कस करूँगा। तो सिलेबस यही है कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम पार्ट्स के बारे में पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। प्रीएम्बल के जस्ट बाद हम पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी हम सक्सेस इंक यूट्यूब चैनल पर एक फ्री बैच भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि किसका होगा, सब्जेक्ट विल बी इकोनॉमिक्स। ठीक है। और ये बैच क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। और साथ साथ अगली क्लासेस में आपको पॉलिटी से संबंधित, ठीक है, कुछ MCQs भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। तो आपको कैसी लगी ये क्लास बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।